दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल LCP केमिस्ट्री हब में। लास्ट वाली क्लास में अपन डिस्कस कर रहे थे एल्कोहल, फिनॉल, ईथर चैप्टर नंबर 11 का रिवीजन और उससे रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन। उसी सीरीज को आगे बढ़ा रही है। कुछ लास्ट वाली क्लास के अंदर अपन ने 17-18 क्वेश्चन वो सोल्व कर लिए थे। अब इस वाले लेक्चर में अपन इसके जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन है वो अपन यहाँ पर सोल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए अल्कोहल, फिनॉल और ईथर से। अगर अभी तक आपने LCP केमिस्ट्री हब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में जो घंटी है उसको बजा दीजिए। जैसे नया वीडियो अपलोड होगा उसकी तुरंत सूचना आपके पास आ जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। यहाँ पर जो 18 नंबर का क्वेश्चन है उसके अंदर आपसे ये पूछा कि प्राथमिक एल्कोहल को आपको परिवर्तित करना है, एक तो कार्बोक्सिलिक अम्ल में, और दूसरा आपसे ये पूछा कि प्राथमिक एल्कोहल को आप किस प्रकार से परिवर्तित करोगे एल्डिहाइड में। तो इसके लिए जो आवश्यक उपयुक्त जो अभिकर्मक है ऑक्सीकारक, आपको उसका नाम बताना है। तो इसके अंदर देखिए प्राथमिक एल्कोहल का जब भी ऑक्सीकरण होता है तो वो किस में जाता है, एल्डिहाइड में, और यहाँ पर इसको कन्वर्ट किस में करवा रहा है, प्राथमिक एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में। मतलब यहाँ पर कौन सा ऑक्सीकारक कर्मक लेना पड़ेगा आपको, प्रबल ऑक्सीकारक लेना पड़ेगा। और प्रबल ऑक्सीकारक कौन से होते हैं, प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं आपके केमनोपोर, मतलब हो गया आपके पास पोटेशियम परमैंगनेट, और दूसरा वाला कौन सा होता है डाइक्रोमेट, K2Cr2O7, इसको बोलते हो पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो ये दोनों के दोनों जो आपके पास ऑक्सीकारक कर्मक है वो कैसे होते हैं, प्रबल ऑक्सीकारक है, जो प्राथमिक एल्कोहल को पहले एल्डिहाइड में परिवर्तित करेंगे, एल्डिहाइड को किस में ले जाएंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित कर देंगे। यहाँ पर मीडियम कोई सा भी ले लीजिए, अम्लीय माध्यम हो या क्षारीय माध्यम हो, दोनों माध्यम में ही पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट किसका काम करते प्रबल ऑक्सीकारक का। तो पहला सवाल सोल्व हो गया। पहला यही पूछा था कि प्राथमिक एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में किस प्रकार से परिवर्तित करोगे, ऑक्सीकारक कर्मक किसका यूज करोगे, या तो पोटेशियम परमैंगनेट का अथवा किसका यूज कर सकते हो, पोटेशियम डाइक्रोमेट का। माध्यम कोई सा भी ले सकते हो, अम्लीय माध्यम अथवा क्षारीय माध्यम। दूसरा वाला ये पूछा कि तो प्राथमिक एल्कोहल को अब की बार आपको केवल और केवल किसमें परिवर्तित करना है, एल्डिहाइड में परिवर्तित करना है। तो इसके लिए कौन सा ऑक्सीकारक कर्मक चाहिए आपको, दुर्बल ऑक्सीकारक कर्मक चाहिए। और दुर्बल ऑक्सीकारक का उदाहरण कौन सा होता है, PCC होता है, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, और सेकंड वाला होता है PDC होता है, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। ये दोनों के दोनों है वो कैसे होती है, दुर्बल ऑक्सीकारक है। ये दोनों के दोनों कौन से ऑक्सीकारक है, दुर्बल ऑक्सीकारक है। और दुर्बल ऑक्सीकारक क्या करेगा, प्राथमिक एल्कोहल को किसमें परिवर्तित करेगा, केवल एल्डिहाइड में। तो देखिए पहले सवाल का आंसर, प्राथमिक एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित करना है तो यहाँ पर किसका यूज करोगे, अम्लीय या क्षारीय केमनोफोर के द्वारा क्या करवा सकते हो, ऑक्सीकरण, अथवा अम्लीय या क्षारीय पोटेशियम डाइक्रोमेट के द्वारा ऑक्सीकरण। दूसरा क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक एल्कोहल को किसमें परिवर्तित करना है, एल्डिहाइड में, किसका यूज कर सकते हो, या तो PCC का यूज कर सकते हो या PDC का यूज करते हो, इसके द्वारा क्या करवाएंगे, ऑक्सीकरण। नेक्स्ट देखिए, विलियमसन ईथर संश्लेषण से निम्न ईथर का संश्लेषण कीजिए। आपको यहाँ पर उत्पाद दिया और ये पूछा कि ये वाले उत्पाद है ना वो विलियमसन ईथर संश्लेषण से किस प्रकार से आप प्राप्त कर सकते हो। तो सीधा सा फंडा बताता हूँ इसकी डायरेक्ट ट्रिक। विलियमसन ईथर संश्लेषण में एक्चुअल में होता है क्या, किस किस की विक्रिया होती है, एल्किल हैलाइड की विक्रिया होती है। मीनिंग RX का मतलब क्या हो गया, एल्किल हैलाइड, और इसकी विक्रिया होती है सोडियम एल्कोक्साइड के साथ। सोडियम पर Na+ हो गया और एल्कोक्साइड का मीनिंग क्या, OR- है। तो जैसे ये विक्रिया होती है यहाँ से NaX तो बाहर चला जाएगा, निर्माण किसका हो जाएगा, ईथर। ROR को ईथर बोलते हो और साथ में सह उत्पाद कौन बन जाएगा, NaX बन जाएगा। अब आपको यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर आपको ऑक्सीजन और जब भी आपसे अभिकारक पूछे, ये तो हो गया उत्पाद, उत्पाद कौन सा होता है आपके पास, ईथर है। तो आपको जब भी ये पूछे कि ये वाला उत्पाद है कैसे बनाओगे, तो आपको क्या करना, उत्पाद की संरचना लिखकर और कार्बन और ऑक्सीजन वाला बंध को क्या करना है, विखंडित करना है। अब आपको ये ध्यान रखना, आप वापिस से क्या बनाना, आपको एक तो एल्किल हैलाइड बनाना है और ये क्या बनाना है, सोडियम एल्कोक्साइड। तो एल्किल हैलाइड आप उस वाले कार्बन का बनाओ हमेशा जिसमें एल्किल समूह की संख्या क्या हो, कम हो। मतलब या तो प्राथमिक का बनाओ, प्राथमिक उपलब्ध नहीं है तो द्वितीय का बनाओ, इसी से क्या बनाना, आपको एल्किल हैलाइड बनाना। तो एक साइड तो आपको X लगा देना है और दूसरी साइड क्या लगा देना, आपको सोडियम लगा देना। तो RX एल्किल हैलाइड बन जाएगा और साथ में क्या बन जाएगा, सोडियम एल्कोक्साइड। लेकिन ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो भी आप X लगा रही हो ना हैलाइड, ये कौन से R की तरफ लगाना, आपको छोटे एल्किल समूह की तरफ लगाना है, बस ये इंपॉर्टेंट बात है। कौन से एल्किल समूह की ओर लगाओगे आप, छोटे
एल्किल समूह है, आप उसी की तरफ क्या जोड़ना, आपको X लगाना है और दूसरी तरफ ऑक्सीजन से क्या लगाना है, सोडियम। तो ये देखिए बिल्कुल इजी बन जाएगी ये अभिक्रिया। पीलियम सनीत्र संश्लेषण से निम्न ईथर का संश्लेषण कीजिए। उत्पाद बोला है 2 मेथिल 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। प्रोपेन बोला तो कितने कार्बन की चेन बना ली, 1 2 3, ये हो गया प्रोपेन। 2 नंबर पर कौन सा प्रतिस्थापित समूह है, मेथिल। तो देखो यहाँ पर ये 1 और ये 2, ये 3। 2 पर कौन सा प्रतिस्थापित समूह लगा दिया, मेथिल। और 2 पर ही कौन सा प्रतिस्थापित समूह है, मिथॉक्सी। मिथॉक्सी का मीनिंग क्या है, OCH3। तो ये मैंने इसकी क्या बना ली यहाँ पर, उत्पाद की संरचना। अब मेरे को क्या पता करना है कि इसका निर्माण किस किस से करोगे। तो मैंने अभी तरीका क्या बताया था आपको, कार्बन और ऑक्सीजन वाला बंध तोड़ना है। तो कार्बन और ऑक्सीजन वाला बंध ये भी टूट सकता है और कार्बन ऑक्सीजन वाला बंध ये भी टूट सकता है। लेकिन मैंने अभी क्या समझाया आपको, कौन सा कार्बन ऑक्सीजन वाला बंध तोड़ना है जहां पर आपको छोटा एल्किल समूह प्राप्त हो। अगर यहां से आप कार्बन और ऑक्सीजन वाला बंध तोड़ोगे तो यहाँ पर देखो कौन सा एल्किल समूह प्राप्त होगा, तृतीय। और अगर यहां से आप ये वाला कार्बन और ऑक्सीजन बंध तोड़ोगे तो यहाँ पर एल्किल समूह कौन सा है, मेथिल। तो कौन सा बंध तोड़ोगे, मेथिल वाला। छोटा एल्किल समूह की साइड वाला ही कार्बन और ऑक्सीजन बंध आपको क्या करना है, तोड़ना है। तो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज्यादा है, कार्बन की विद्युत ऋणता कम है, तो इस साइड तो कौन आ जाएगा, क्योंकि इसकी अभिक्रिया किसके साथ करवाती हो आप, एल्किल हैलाइड। तो आपको एल्किल हैलाइड सोडियम एल्कोक्साइड के साथ करवाते हो। तो यहाँ पर आपको यही ध्यान रखना है कि इस साइड तो क्या लगा दो कि आप हेलोजन लगा दो, मीनिंग X लगा दीजिए, और इस साइड क्या लग जाएगा, सोडियम। यही तो ट्रिक में बताया था मैंने कि जिस साइड आपके पास छोटा एल्किल समूह उधर तो क्या जोड़ देना, आपको हैलाइड जोड़ देना है और ऑक्सीजन से क्या जोड़ देना, सोडियम। तो देखो इससे बनेगा, मीनिंग कौन सा हो गया ये वाला, ये देखिए सोडियम 2 मेथिल प्रोपोक्साइड हो गया और साथ में एल्किल हैलाइड कौन सा होगा आपके पास, CH3X होगा। तो यहाँ पर X की जगह ब्रोमीन, क्लोराइड, आयोडाइड कुछ भी रख सकते हो। तो इससे आप इजीली क्या कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। दूसरा देखो इथोक्सी बेंजीन। अब की बार जो आपसे ईथर बनवाना चाह रहा है वो वाला ईथर कौन सा है, इथोक्सी बेंजीन है। तो पहली बात तो इथोक्सी बेंजीन की संरचना देखिए, O बेंजीन से, तो ये तो क्या हो गया, बेंजीन हो गया। और ये वाला कौन सा हो गया, इथाइल ग्रुप और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके क्या बोल दोगे आप इसको, इथोक्सी। तो ये क्या हो गया, इथोक्सी, और ये क्या हो गया, बेंजीन। तो यहाँ पर कौन सा बंध टूटेगा, तो यहाँ पर आपको हमेशा ध्यान रखना है बंध कौन सा टूटेगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे इसकी संरचना, तो संरचना के अंदर इसकी इस प्रकार से संरचना है। थोड़ा सा यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना पड़ेगा। ये लीजिए ऑक्सीजन और इसे कौन अटैच है, CH2, और CH2 से आगे कौन अटैच है, CH3 अटैच है। और आपको पता है कि बेंजीन वाले में एकांतर क्रम में क्या होते, द्विबंध उपस्थित होते, और साथ में ऑक्सीजन 16वें वर्ग से 2 बंध का निर्माण कर लिया। तो कितने लोन पेयर उपस्थित रहते हैं, 2 लोन पेयर उपस्थित रहते। तो यहाँ से जो ऑक्सीजन के जो लोन पेयर है वो बेंजीन वाले के साथ किस में रहते, समयुग्मन में रहते या अनुनाद में रहते। अगर समयुग्मन या अनुनाद में उपस्थित है तो यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य कौन सा बंध विकसित हो जाएगा, आंशिक द्विबंध का निर्माण हो जाएगा। और आंशिक द्विबंध को तोड़ना आसान नहीं होता। तो हमेशा ध्यान रखें कि जब भी बेंजीन वाला केस आता है ना, तो वहां पर आप कभी भी बेंजीन वाला कार्बन और ऑक्सीजन वाले बंध को नहीं तोड़ सकते। क्यों नहीं तोड़ सकते, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन के जो लोन पेयर है बेंजीन वाले के पाई बंधों के साथ समयुग्मन में होते, जिसके कारण एरियल कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य आंशिक द्विबंध क्या हो जाता है, विकसित हो जाता है। तो जब भी बेंजीन वाला आएगा तो हमेशा कौन सा समूह तोड़ोगे आप, कौन सा बंध तोड़ोगे, ऑक्सीजन और एल्किल समूह वाला। तो यहाँ से कौन सा बंध टूटेगा, ये वाला बंध टूटेगा। तो ऑक्सीजन की साइड तो क्या आ जाएगा, सोडियम, और इसकी साइड क्या लगा देना, हेलोजन। तो देखो कौन कौन से विकारक से बनाओगे, CH3 CH2X। तो देखो यही तो है, CH3 CH2X की जगह ब्रोमीन लिख सकते हो। और यहाँ पर कौन सा बन जाएगा, O नेगेटिव, तो Na क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। इसी को क्या बोलते हो, सोडियम फिनॉक्साइड बोलते हो। इसका नाम क्या है, सोडियम फिनॉक्साइड। तो इजीली आपको तो बस उत्पाद से खेलना है। जो भी उत्पाद है तो उस वाले उत्पाद में आपको एक ही काम करना है। क्या करना उत्पाद में, जिस साइड छोटा समूह उधर तो हेलोजन लगा देना और ऑक्सीजन से क्या जोड़ देना, सोडियम। तो क्या बन जाएगा, वहां से आप उत्पाद से क्या बना सकते हो, अभिकारक बना सकते हो। दूसरी वाली अभिक्रिया देखिए, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोल रहा है कि इथेनॉल के निर्जलीकरण से एथीन बनने की क्रियाविधि लिखिए। मीनिंग इथेनॉल का मीनिंग तो क्या हो गया, CH3 CH2OH, ये जो हो गया आपके पास इथेनॉल। और इसका क्या करवा रहा है, निर्जलीकरण, मीनिंग डिहाइड्रेशन करवा रहा है। तो निर्जलीकरण किस प्रकार से होगा, यहाँ पर देखो आपको अंडरस्टैंड करवा देता हूँ। यहाँ पर CH2 और यहाँ पर क्या जाएगा H। तो यहाँ से तो H चला जाएगा और यहाँ से कौन चला जाएगा, OH चला जाएगा।
मतलब बाहर कौन चला जाएगा, जल का अणु, तभी तो निर्जलीकरण बोला है। और निर्माण किसका हो जाएगा, इस वाले कार्बन का भी एक बंध टूटा है और इस वाले कार्बन का भी एक बंध टूटा है। लेकिन CH2 पहले एकल बंध था, कौन सा बन जाएगा, द्विबंध बन जाएगा, एक और बंध बन जाएगा और किसका निर्माण हो जाएगा, एल्कीन। और ये वाली एल्कीन कौन सी आपके पास है, एथीन। और आपको ये ध्यान रखना है कि इथेनॉल का निर्जलीकरण है अम्ल की उपस्थिति में होता है। और अम्ल कौन सा होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। तो ये जो इसका निर्माण हुआ है, इसका आपको स्टेप बाय स्टेप बताना है कि किस प्रकार से इथेनॉल का निर्जलीकरण होता है और निर्जलीकरण के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है, एथेन का निर्माण होता है। इसकी अभिक्रिया विधि बतानी है। तो आइए अभिक्रिया विधि देखते हैं अपन। सबसे पहले अपन यहां से स्टार्ट करते हैं एथेनॉल से। सल्फ्यूरिक अम्ल की कहानी देखिए। सबसे पहले जो सल्फ्यूरिक अम्ल है उसका क्या सीन होता है, यहाँ से इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिए। तो सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है, अम्ल होता है। और अम्ल हमेशा जब भी आप इसकी किसी भी विलाय के आप इसको डालोगे तो क्या मिलेगा आपको, H+ मिलेगा। तो मतलब जो भी H+ प्रदान करते हैं वही क्या कहलाते, अम्ल कहलाते। अगर यहां से H+ प्रदान करेगा तो साथ में क्या बन जाएगा फिर, HSO4-। अब यहाँ पर स्टेप नंबर फर्स्ट से कहानी स्टार्ट होती है। 3 स्टेप में मैकेनिज्म होती है एल्कोहल की निर्जलीकरण की। स्टेप नंबर फर्स्ट, और स्टेप नंबर फर्स्ट में किसका निर्माण होता है, ऑक्सोनियम लवण का निर्माण होता है। किसका निर्माण होगा, ऑक्सोनियम लवण का निर्माण, ऑक्सोनियम लवण का निर्माण। किस प्रकार से ऑक्सोनियम लवण का निर्माण होता है इसको अंडरस्टैंड कीजिए। अभिकार्य क्या आपके पास, एल्कोहल, और एल्कोहल में इथेनॉल लेके चल रहा हूं। तो ये लीजिए मैंने एल्कोहल बना दिया इथेनॉल, CH3 CH2 OH, ये हो गया आपके पास एल्कोहल। और अम्लीय माध्यम में अभिक्रिया हो रही है तो अम्लीय माध्यम क्या प्रदान करेगा, H+। तो ये लीजिए इसके साथ अभिक्रिया में कौन आएगा, H+ आ गया। जैसे अभिक्रिया में यहाँ पर H+ आएगा तो यहाँ पर क्या कहानी बनेगी, देखना इसको अच्छे से। जैसे यहाँ पर H+ आएगा तो ऑक्सीजन के पास क्या उपस्थित है, लोन पेयर, तो क्या करेगा, इस वाले प्रोटॉन को क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा। और जैसे प्रोटॉन को ग्रहण करेगा निर्माण किसका हो जाएगा, CH3 CH2, ऑक्सीजन से क्या अटैच था, हाइड्रोजन। और ऑक्सीजन के जो लोन पेयर इसने किसको ग्रहण कर लिया, प्रोटॉन को, मीनिंग एक और क्या जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन। साथ में यहाँ पर देखिए लोन पेयर 2 हुआ करते थे, अब लोन पेयर कितना रह जाएगा, 1। और ऑक्सीजन की 3 संयोजकता हो गई, ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो इसी को आपने क्या बोला है, ऑक्सोनियम लवण बोला है। इसी को क्या बोला आपने, ऑक्सोनियम लवण। तो ये तो हो गया स्टेप नंबर फर्स्ट। स्टेप नंबर 2 सबसे इंपोर्टेंट है, जिसके अंदर मध्यवर्ती का निर्माण होगा। और स्टेप नंबर 2 के अंदर निर्माण किसका होता है, मध्यवर्ती कार्बोधनाइन का निर्माण होता है। तो ये ध्यान रखना है कि स्टेप नंबर 2 है उसमें मध्यवर्ती किसका निर्माण होता है, कार्बोधनाइन का निर्माण होता है। किस प्रकार से होगा कार्बोधनाइन का निर्माण, तो देखिए जहां से स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हुआ है वही से स्टार्ट कौन होगा, स्टेप नंबर 2। तो ये देखिए स्टेप नंबर 1 के अंदर आपके पास क्या बना था, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। और इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। मध्यवर्ती बन रहा है तो मतलब ये वाला पद कौन सा होगा, मंद पद होगा। मतलब स्लो स्टेप है, मंद पद है। और मंद पद ही हमेशा क्या होता है, वेग निर्धारक पद होता है, जिसको बोलते हो आप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS। तो यहां से क्या होता है, ऑक्सीजन है, अधिक विद्युत ऋणी परमाणु है। और अधिक विद्युत ऋणी परमाणु है, कौन सा आवेश को आसानी से सहन कर सकता है, ऋणात्मक आवेश को। लेकिन ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा आवेश है, धनात्मक आवेश। तो ऑक्सीजन इस वाले आवेश को सहन नहीं कर सकता। तो यहां से क्या कहानी बनेगी, इस वाले बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन उसको कौन लेकर चला जाएगा, ऑक्सीजन लेकर चला जाएगा। तो ये देखिए किस प्रकार से कहानी बनेगी, ये वाले बंध के इलेक्ट्रॉन कहां पर शिफ्ट हो जाएंगे, ऑक्सीजन पर। ऑक्सीजन पर पहले से क्या उपस्थित है, धनात्मक। और दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पर आ रही है, तो एक इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन का, एक इलेक्ट्रॉन किसका लेकर आ रहा है, कार्बन का। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन तो उदासीन हो जाएगा। निर्माण किसका हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2। ये जब यहां से H2 बाहर जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन किसका लेकर चला गया, कार्बन का। तो कार्बन पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो कार्बन पर कौन सा आवेश आ गया, धनात्मक आवेश आ गया। और साथ में यहां से बाहर कौन चला गया, जल का अणु चला गया, H2O। पहले पॉजिटिव था लेकिन एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा कार्बन का लेकर आ गया, तो पॉजिटिव और नेगेटिव क्या हो गया, उदासीन हो गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। किसका निर्माण हुआ है, मध्यवर्ती इंटरमीडिएट। और इंटरमीडिएट कौन सा है, कार्बोधनाइन। लास्ट में बात करेंगे अपन स्टेप नंबर 3 की।
और स्टेप नंबर 3 कहां से स्टार्ट होगी, जहां पर स्टेप नंबर 2 क्या हुआ है, कंप्लीट हुआ है। तो यहां पर देखिए स्टेप नंबर 2 में इंटरमीडिएट बना था कौन सा, कार्बोनाइन। तो स्टेप नंबर 3 यही से स्टार्ट होगी, कार्बोनाइन से। ये देखिए मैं इसकी स्ट्रक्चर ओपन करके लिखता हूं, CH2H सिंगल बॉन्ड CH2 और यहां पर क्या प्रेजेंट है, पॉजिटिव। तो आपको हमेशा एक बात ध्यान रखनी है कि क्या, कि जब भी अम्लीय माध्यम में विक्रिया होती है तो प्रथम पद में तो क्या होता है, प्रोटॉन का जुड़ना होता है, और जो लास्ट वाला पद होता है उसमें वापिस से प्रोटॉन का क्या होता है, निष्कासन होता है। तो यहां से देखिए पहली स्टेप में तो प्रोटॉन जुड़ा था, अब की बार क्या होगा, प्रोटॉन का क्या हो जाएगा, निष्कासन हो जाएगा। किस प्रकार से निष्कासित होगा, तो इस वाले बंध के इलेक्ट्रॉन इस वाले बंध पर क्या हो जाते, शिफ्ट हो जाते। पहले एकल बंध हुआ करता था, लेकिन जैसे ही यहां पर इस वाले बंध के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे क्या बन जाएगा, द्विबंध बन जाएगा। और यहां पर कौन अटैच है, CH2, और यहां से कौन बाहर चला गया, प्रोटॉन। मतलब पहली स्टेप में तो प्रोटॉन का जुड़ना होता है, लास्ट वाली स्टेप में क्या होता है, प्रोटॉन का निष्कासन। तो स्टेप नंबर 3 में एक्चुअल में क्या होता है, प्रोटॉन का निष्कासन होता है, प्रोटॉन का निष्कासन। और निर्माण किसका हो जाता है, आपके पास एल्कीन का निर्माण हो जाता है। तो ये होती है विक्रिया विधि, जिसमें आप एल्कोहल को, इथेनॉल को क्या बनाते हो, एथीन में कन्वर्ट करते हो। तो ये 3 स्टेप मैकेनिज्म बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको इजीली लर्न कर लेना। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम देखिए, फिनोल से बेंजीन किस प्रकार प्राप्त कर सकते। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत टाइम आ रखा है आपके आरबीसी और सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में, कि फिनोल को डायरेक्ट परिवर्तित किस में करवाता है, बेंजीन में। इसकी एक ही रिएक्शन है क्या, एरोमेटिक वलय से जब भी OH समूह जुड़ा होता है तो ये तो क्या हो गया, फिनोल। और फिनोल को किस में कन्वर्ट करना है, बेंजीन में, मीनिंग आपको क्या हटाना है, ऑक्सीजन। तो इसके लिए आप क्या करना है, फिनोल के विक्रिया यसदरज के साथ करवाई। और यसदरज का मतलब क्या होता है, जिंक का पाउडर होता है या जिंक चूर्ण होता है, इसी को क्या बोलते हो, यसदरज बोलते हो। तो यहां से आपको पता है कि 12वें समूह का तत्व होता है जिंक। ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, +2। तो ऑक्सीजन को लेकर चला जाएगा किस फॉर्म में, ZNO, जिंक ऑक्साइड। और यहां पर क्या बन जाएगा, जो फिनोल हुआ करता था इसमें परिवर्तित हो जाएगा बेंजीन में। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ रखा है आपके। नेक्स्ट वाला देखिए, फिनोल वायु के संपर्क में आने पर गुलाबी रंग देता है, क्यों, कारण बताना। सीधी सी बात है, वायु में क्या उपस्थित होता है, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन को एक ही काम आता है, ऑक्सीजन क्या कर सकता है, ऑक्सीकरण कर सकता है। तो यहाँ पर कॉमन सेंस से आप इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या दे दोगे, फिनोल को वायुमंडल में खुला छोड़ने पर वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन के द्वारा फिनोल का ऑक्सीकरण हो जाता है। और ऑक्सीकरण होने के बाद में जो ये उत्पाद बनता है ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं पैराबेंजोक्विनोन। इसी का रंग कैसा होता है, गुलाबी रंग होता है। ये कैसा होता है, द्रव होता है एक प्रकार का। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि फिनोल को वायु में खुला छोड़ने पर फिनोल का वायुमंडल की ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकरण होकर पैराबेंजोक्विनोन द्रव का निर्माण होता है, जो किस रंग का होता है, गुलाबी रंग का होता है। अभिक्रिया कैसे होती है, तो अभिक्रिया भी मैं आपको यहीं पर राइट डाउन करके बता देता हूं। तो यहाँ पर देखिए फिनोल, तो फिनोल के लिए ये हो जाएगा आपके पास एरोमेटिक वलय से कौन जुड़ा होता है, OH। क्या करवा रहे हो आप, ऑक्सीकरण। तो ये लीजिए ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण किसके द्वारा हो रहा है, वायु के द्वारा। तो यहां पर मैंने लिख दिया एयर, हवा के द्वारा। और यहां पर उत्पाद कौन सा बन रहा है, यही सबसे इंपोर्टेंट है, पैराबेंजोक्विनोन। संरचना देख लेना पैराबेंजोक्विनोन की, ये होती है पैराबेंजोक्विनोन की संरचना। जो क्या होता है, द्रव होता है। द्रव किस रंग का होता है, गुलाबी रंग का होता है। तो ये संरचना इंपोर्टेंट है। ये किसकी संरचना है, पैराबेंजोक्विनोन की। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, मिथेनॉल से इथेनॉल कैसे प्राप्त करोगे। मिथेनॉल में कितना कार्बन होता है, 1, और इथेनॉल में कितना कार्बन होता है, 2। तो मतलब यहाँ पर क्या करवा रहा है, कार्बन का संख्या में वृद्धि करवा रहा है। कार्बन की संख्या में क्या करवा रहा है, वृद्धि करवा रहा है। तो मतलब यहाँ पर कौन सी प्रोसेस है, आरोहण है, असेंडिंग प्रोसेस है। तो यहाँ पर देखिए, जब भी आपको कार्बन की संख्या में वृद्धि करवानी है तो हमेशा विक्रिया में आपको क्या बनाना पड़ेगा, पहले एल्किल हैलाइड, और उस वाली एल्किल हैलाइड की विक्रिया किससे करवानी पड़ेगी, KCN से। क्योंकि जब KCN से विक्रिया होगी तभी क्या होगा, एक कार्बन की संख्या में क्या होगी, वृद्धि होगी। और उसके बाद में आप क्या करवा देना, इसका अपचयन। तो देखिए यहाँ पर मिथेनॉल की सबसे पहले विक्रिया करवाइए PCl3। आप यहाँ पर किसी का भी यूज कर सकते हो, PCl3 से विक्रिया करवा सकते हो, PCl5 से विक्रिया करवा सकते हो, SOCl2 से विक्रिया करवा सकते हो, अदरवाइज S2Cl2 से विक्रिया करवा सकते हो। सब में एक ही काम होगा कि जो एल्कोहल का हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ना, इसको हटाकर किसको लगा दोगे, हेलोजन को। तो देखो यहाँ से OH को हटाकर क्या लगा दूंगा, Cl। तो यहाँ पर निर्माण किसका हो गया, मेथिल क्लोराइड का निर्माण हो गया। अब आपको पता कि ये एल्किल हैलाइड है,
ये एक्चुअली में है क्या, एल्किल हैलाइड। और एल्किल हैलाइड की लाक्षणिक अभिक्रिया कौन सी होती है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ पर अभिक्रिया किससे करवाई है, पोटेशियम साइनाइड से। नाभिक स्नेही कौन है, साइनाइड। कहां पर आक्रमण करेगा, आंशिक धनावेश वाले कार्बन पर, और किसको बाहर निकाल देगा, हेलोजन को हैलाइड के रूप में। तो देखिए किस प्रकार से बंध बन जाएगा, CH3CN और बाहर कौन चला गया, KCl। तो यहाँ से देखो माइनस कौन हो गया, माइनस KCl बाहर चला गया, निर्माण किसका हो गया, CH3Cl। मतलब कौन सा निर्माण हो गया, मेथिल साइनाइड का निर्माण हो गया। अब आगे देखिए इसकी संरचना को ओपन करके लिख देता हूं मैं। मेथिल साइनाइड की संरचना क्या होती है, CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, इसी को क्या बोलते हो आप, मेथिल साइनाइड बोलते हो। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अपचयन करवा दीजिए। और अपचयन किसकी उपस्थिति में करवा रहा है, सोडियम इथेनॉल की उपस्थिति में। और याद रखना आपको, जब भी सोडियम इथेनॉल की उपस्थिति में अपचयन होता है तो आप उसको क्या बोलते हो, बुओ ब्लांक अपचयन बोलते हो। उसी को कौन सा अपचयन बोलते हो, बुओ ब्लांक अपचयन बोलते हो। तो यहां पर देखिए अब किस प्रकार से अपचयन होगा, 3 बंध है कार्बन और नाइट्रोजन के मध्य, तो आपको क्या करना है, 2 बंध का अपचयन करवा देना। और आपको इजीली पता है कि हाइड्रोजन का जुड़ना भी क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। तो पहला वाला बंध तोड़ोगे तो इधर हाइड्रोजन और इधर भी हाइड्रोजन, सेकंड वाला बंध वापिस से तोड़ोगे तो इधर हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है, 4। तो देखो कितने हाइड्रोजन रिप्रेजेंट कर दिए, 4। तो यहाँ पर देखो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन, 2 बंद तोड़ी तो 2 हाइड्रोजन इस साइड आ जाएंगे, 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन की, और ट्रिपल बंड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एकल बंद में। तो यही तो है यहाँ पर इसकी संरचना। जब आप लिखोगे तो कौन सी बन जाएगी, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH2, मतलब क्या बन गया, प्राथमिक एमीन बन गया, प्राइमरी एमीन। अदरवाइज क्या किसका निर्माण हो गया, प्राथमिक एमीन का निर्माण हो गया। अब आपको क्या बनाना है, एल्कोहल बनाना है। तो आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि जब भी प्राइमरी एमीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल के साथ करवा दी थी तो हमेशा किसका निर्माण हो जाता है, एल्कोहल का निर्माण हो जाता है। तो यहां से देखिए CH3 CH2, यहाँ पर कौन आ जाएगा, OH, मीनिंग किसका निर्माण हो गया, एल्कोहल का। अब देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग में जहां से विक्रिया स्टार्ट की थी उसमें 1 कार्बन था और उत्पाद में कितने कार्बन आ रहे हैं, 2। मतलब ये किसका उदाहरण है, आरोहण का उदाहरण है। तो जब जब आरोहण आएगा आपको यही स्टेप फॉलो करनी पड़ेगी। मतलब पहले तो उनका हेलोजिनेशन करवाइए, उनको एल्किल हैलाइड में परिवर्तित कीजिए, फिर एल्किल हैलाइड की KCl के साथ अभिक्रिया करवा के साइनाइड में परिवर्तित कीजिए। साइनाइड का अपचयन कराकर किसमें परिवर्तित करना है, प्राथमिक एमीन में। और प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल के साथ संपन्न कराएंगे तो क्या मिल जाएगा, एल्कोहल मिल जाएगा। नेक्स्ट वाला देखिए, एल्कोहल के विकृतीकरण को समझाइए। मतलब एल्कोहल है, इसका विकृतीकरण है, किस प्रकार से कर सकते हो। वैसे एक्चुअल के अंदर RBC के अंदर ये वाला पॉइंट अब की बार रिमूव हो गया, डिलीट हो गया कोविड-19 के कारण, लेकिन फिर भी क्वेश्चन है तो अपन इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो एल्कोहल का विकृतीकरण देखिए किस प्रकार से होता है, इथेनॉल में कॉपर सल्फेट और पिरिडीन मिलाकर विकृतीकृत करना ही क्या कहलाता है, एल्कोहल का विकृतीकरण कहलाता है। क्योंकि जब भी आप लैब के अंदर जो भी एल्कोहल यूज में लेते हो, जिसको इथेनॉल बोलते हो आप, तो इथेनॉल है उसमें एक्चुअल में क्या मिलाया रहता है, कॉपर सल्फेट और पिरिडीन मिलाकर रखते हैं, जिसके कारण क्या हो जाता है, वो विकृतीकृत हो जाता है। मतलब उसको ड्रिंक नहीं कर सकते, पीने योग्य नहीं रहता है। इसी को क्या बोलते हो, एल्कोहल का विकृतीकरण। तो इथेनॉल के अंदर कॉपर सल्फेट मिलाते हैं जिसके कारण उसका थोड़ा रंग चेंज हो जाएगा। और पिरिडीन क्यों मिलाते, विषैली गंध के कारण, क्योंकि जब भी पिरिडीन मिला दोगे तो उसमें से क्या आएगी, दुर्गंध आएगी। और कॉपर सल्फेट क्यों मिला रही है, उसके रंग में परिवर्तित करने के लिए। तो इथेनॉल में कॉपर सल्फेट और पिरिडीन मिलाकर विकृतीकरण करना है क्या कहलाता है, एल्कोहल का विकृतीकरण कहलाता है। नेक्स्ट वाला देखिए, फिनोल की तनु व सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ समीकरण लिखिए। बड़ी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। तनु आएगा तो केवल या तो ऑर्थो बनेगा और साथ में क्या बनेगा, पेरा बनेगा, और मुख्य कौन सा बनेगा, पेरा उत्पाद। लेकिन जब भी सांद्र आ जाएगा तो वहां पर क्या करना है, जो फिनोल की तीनों स्थिति, तो दोनों ऑर्थो और एक पेरा, तीनों पर क्या जुड़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन स्नेह जुड़ जाएगा। और इलेक्ट्रॉन स्नेह कौन सा बनेगा, यहाँ पर जब भी नाइट्रिक अम्ल आता है NO3, चाहे इसे तनु आए या सांद्र आए, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन स्नेह किसका निर्माण होगा, NO2+ का निर्माण होगा। और जब आप फिनोल की अनुनादी संरचनाएं देखेंगे तो फिनोल की अनुनादी संरचनाओं में क्या होता है कि फिनोल की ऑर्थो और पेरा स्थिति पर कौन सा आवेश आता है, आंशिक ऋणावेश आता है। ऑर्थो और पेरा स्थिति पर कौन सा आवेश आता है, आंशिक ऋणावेश। मतलब जो इलेक्ट्रॉन स्नेह या तो ऑर्थो पर जुड़ेगा या कहां पर जुड़ेगा, पेरा पर जुड़ेगा। तो जब भी तनु नाइट्रिक अम्ल है, तनु नाइट्रिक अम्ल से क्या मिलेगा आपको, इलेक्ट्रॉन स्नेह कौन सा मिलेगा, NO2+। तो एक बार तो मैंने ऑर्थो पर लगा दिया और एक बार कहां पर लगा दिया, पेरा पर। मुख्य उत्पाद कौन सा होता है, पेरा वाला क्या होता है, मुख्य उत्पाद होता है।
और जो ऑर्थो वाला कौन सा उत्पाद होता है, अल्प उत्पाद होता है। पहला सीन तो ये हो गया। कब की बात है, जब नाइट्रिक अम्ल कैसा हो, तनु। लेकिन कहानी पूरी बदल जाती है कब, जब नाइट्रिक अम्ल कौन सा आ जाए, सांद्र। तो आज भी आपके पास इलेक्ट्रॉन स्नेही तो कौन बनेगा, NO2+ ही बनेगा। लेकिन जब भी आप सांद्र नाइट्रिक अम्ल का यूज करोगे तो फिनोल की जितनी स्थितियों पर आंशिक ऋणावेश है ना, उन सभी पर एक साथ कौन जुड़ जाएगा, NO2+ इलेक्ट्रॉन स्नेही जुड़ जाएगा। क्योंकि फिनोल कौन सी अभिक्रिया प्रदर्शित कर सकता है, बेंजीन वलय के कारण इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। जो भी जहां पर भी बेंजीन वलय आ जाएगी तो बेंजीन वलय की लाक्षणिक अभिक्रिया होती है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन है, NO2। सांद्र आया है तो कौन कौन सी स्थिति पर जुड़ जाएगा, दोनों ऑर्थो पर और एक पैरा पर। और इसको आप क्या बोलते हो, पिक्रिक अम्ल बोलते हो। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये एक्सप्लोजिव होता है, विस्फोटक होता है। तो यहाँ पर निर्माण किसका होगा, पिक्रिक अम्ल का। IUPAC नामकरण क्या हो जाएगा इसका, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। IUPAC नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 से स्टार्ट होगा, ये 2, 3, 4, 5 और ये 6। तो IUPAC नामकरण क्या हो जाएगा, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। कब बनता है, जब फिनोल की अभिक्रिया सांद्र एंचुनोत्री के साथ संपन्न करवाते हो। नेक्स्ट वाला देखिए, ग्रिग्नार अभिकर्मक। ग्रिग्नार अभिकर्मक का मतलब भी क्या होता है, एक्चुअल में RMGX होता है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का मतलब क्या है, RMGX। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से 1 डिग्री एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल कैसे प्राप्त करोगे। तो आपको मैंने ट्रिक के साथ समझाया था कि जब भी फॉर्मेल्डिहाइड है तो हमेशा किसका निर्माण होता है, प्राथमिक एल्कोहल का। जब भी फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा कोई भी एल्डिहाइड आई तो वहां पर किसका निर्माण होता है, द्वितीयक एल्कोहल का। और कीटोन से किसका निर्माण होता था, तृतीयक एल्कोहल का। सेम ट्रिक यहाँ पर फॉलो करनी है। कौन सा एल्कोहल बनाना है, प्राथमिक एल्कोहल, तो आपको एल्डिहाइड कौन सा लेना पड़ेगा, फॉर्मेल्डिहाइड। तो यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड का ये फॉर्मूला होता है C+O, और दोनों के दोनों का क्या होती है यहाँ पर हाइड्रोजन, ये क्या हो गया, फॉर्मेल्डिहाइड। और आपको एल्कोहल बनाना तो यहाँ पर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में R की जगह क्या रख दिया मैंने, मेथिल समूह रख दिया। अब आप लोगों को ये पता है कि जो भी कार्बोनिल कंपाउंड उसमें ऑक्सीजन परमाणु की विद्युत ऋणता अधिक होती है, तो यहाँ पर तो आंशिक ऋणावेश आता है, और कार्बोनिल के कार्बन पर क्या आता है, आंशिक धनावेश। और इस वाली ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्या कहानी होती है, जो भी एल्किल समूह है वहां पर तो कौन सा आवेश आता है, आंशिक ऋणावेश, और धातु पर कौन सा आता है, आंशिक धनावेश। तो यहाँ पर क्या सीन क्रिएट होगा कि जो भी आपका ये है नाभिक स्नेह, मीनिंग यहाँ पर मेथिल वाला पार्ट जिस पर माइनस है कहां पर आक्रमण करेगा, प्लस वाले पर। और प्लस कहां पर आ रहा है, कार्बोनिल के कार्बन पर, तो ये यहाँ पर आक्रमण करेगा। और ये वाला बंध कहां पर शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर आक्रमण हो गया, और ये जो बंध था ऑक्सीजन पर शिफ्ट होने के कारण कौन सा आवेश आ गया, ऋणात्मक आवेश आ गया। तो अब इसको देखो न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पर किसको लिखोगे, माइनस है तो माइनस से बंध कौन बना लेगा, प्लस वाला। तो मतलब यहाँ बंध कौन बनाएगा, Mg, और साथ में कौन आपके पास Br है। क्लियर है। तो ये इस टाइप से बंध बन जाएगा। और आगे वाली स्टेप में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये क्या बन गया, योगोत्पाद बन गया। और इस योगोत्पाद का आप क्या करवा देते हो, जल अपघटन करवा देते हो अम्लीय माध्यम में। तो H2 है, तो इस प्रकार से आपको बंध को ब्रेक डाउन करना है। हमेशा ऑक्सीजन और धातु वाला, मतलब ऑक्सीजन और मैग्नीशियम वाला बंध तोड़ना है। तो ऑक्सीजन पर माइनस और मैग्नीशियम पर क्या प्लस है, और जल में क्या होता है H+ और OH-। तो अगर माइनस है तो यहाँ पर तो कौन आ जाएगा, H+ आ जाएगा, और इस साइड कौन आ जाएगा, OH- आ जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन पर कौन सा आएगा, माइनस, और मैग्नीशियम पर कौन सा प्लस है। तो देखिए किसका निर्माण हो गया, आपके पास एल्कोहल का निर्माण हो गया। और कौन सा एल्कोहल है, ये वाला प्राथमिक एल्कोहल है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया अगर आप ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से करवाते हो, कौन सा एल्कोहल मिलता है, प्राथमिक एल्कोहल। और फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा कोई सा भी एल्डिहाइड उसकी अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से करवाते हो, किसका निर्माण होता है, द्वितीयक एल्कोहल का। और कीटोन के साथ अगर अभिक्रिया होती है तो वहां पर किसका निर्माण होता है, तृतीयक एल्कोहल का। तो यहाँ पर सह उत्पाद क्या बन जाएगा, Mg से ब्रोमीन तो पहले टेस्ट था, एक और क्या जुड़ जाएगा, OH। देखो क्या बन गया, MgBr-OH। मुख्य उत्पाद कौन सा है, एल्कोहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एल्कोहल जल से दुर्बल अम्ल क्यों होता है, मतलब कारण पूछना, मतलब जो एल्कोहल है उसका अम्लीय सामर्थ्य की तुलना कर रही हो किसके साथ, जल के साथ। तो देखिए यहाँ पर एल्कोहल और जल को आप इजीली लिख लीजिए। एल्कोहल का मीनिंग तो क्या हो गया, ROH, और जल का मीनिंग क्या हो गया, HOH। और आपको ये भी पता है कि हाइड्रोजन का प्लस आई और माइनस आई कितना होता है, 0 होता है। यहाँ पर देखिए ये वाला एल्कोहल में कौन सा समूह, एल्किल, और एल्किल समूह का कौन सा प्रभाव होता है, प्लस आई प्रभाव होता है। तो यहाँ पर देखो यही बोला है कि एल्कोहल में एल्किल समूह के प्लस से आई प्रभाव के कारण ऑक्सीजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। और आपको मैंने अंडरस्टैंड करा कर रखा है क्या, कि जब जब ऑक्सीजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा
OH बंध की ध्रुवणता क्या हो जाएगी, घट जाएगी, और OH बंध की ध्रुवणता घटने से प्रोटॉन का निष्कासन आसानी से नहीं होता है। तो यही कारण होता है जिसके कारण एल्कोहल है वो जल की तुलना में क्या होता है, दुर्बल अम्ल होता है। यहाँ पर इसका रीजन देख लीजिए, एल्किल समूह के प्लस आई प्रभाव के कारण ऑक्सीजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, जिसके कारण OH बंध की ध्रुवणता घट जाती है। परिणाम स्वरूप प्रोटॉन का निष्कासन आसानी से नहीं होता है। इसी कारण जो एल्कोहल है वो जल की तुलना में दुर्बल अम्ल होता है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, एल्कोहल की अभिक्रिया PCl5 से करवाने पर मुख्य उत्पाद क्या प्राप्त होता है। तो एल्कोहल की बात करा तो ये लीजिए एल्कोहल ROH, अभिक्रिया किसके साथ है, PCl5 के साथ है, तो ये लीजिए अभिक्रिया PCl5 के साथ। अभी मैंने बताया कि जो भी आपके पास PCl3 आ जाए, PCl5 आ जाए, SOCl2 आ जाए, H2Cl2 आ जाए, एक ही काम करना है, एल्कोहल का हाइड्रोक्सिल समूह को हटाकर क्या लगा देना है, हेलोजन। तो ये वाला हाइड्रोक्सिल समूह को हटा दिया और यहाँ पर क्या लगा दूंगा, हेलोजन, कौन सा, Cl। किसका निर्माण हो जाएगा, एल्किल क्लोराइड, अथवा किसका निर्माण हो जाएगा, क्लोरो एल्केन का निर्माण हो जाएगा। तो यही बोला है इसने। सामान्य भाषा में तो बोलते हो उसको एल्किल क्लोराइड, और IUPAC में क्या बोलोगे, क्लोरो एल्केन का निर्माण हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सैलिसिलिक अम्ल को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर क्या उत्पाद प्राप्त होता है। सैलिसिलिक अम्ल को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर क्या उत्पाद प्राप्त होता है। तो पहले तो सैलिसिलिक अम्ल की संरचना बताता हूं मैं आप लोगों को। बेंजीन वलय है, बेंजीन वलय पर कौन बंदी रहता है, COOH, और इसकी ऑर्थो स्थिति पर कौन रहता है, OH। इसी को क्या बोलते हो, सैलिसिलिक अम्ल बोलते हो। नहीं, बेंजीन से अटैच रहता है COOH, और COOH समूह की ऑर्थो स्थिति पर कौन जुड़ा रहता है, हाइड्रोक्सिल समूह। अब इसके विक्रिया करवा रहा है सोडा लाइम, और सोडा लाइम का मतलब क्या होता है, सोडा लाइम का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर सोडा लाइम का मीनिंग क्या होता है, NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड। इन दोनों का जो मिश्रण होता है ना, उसी को क्या बोलते हैं आप, सोडा लाइम बोलते हो, सोडा लाइम बोलते हैं। मीनिंग कैल्शियम ऑक्साइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका जो मिक्सचर होता है, मिश्रण होता है, उसी को क्या बोलते हो आप, सोडा लाइम बोलते हो। और इसका अनुपात भी इंपॉर्टेंट है, 3 मोल तो होती है एनियंस की, और 1 मोल किसका होता है, CaO का होता है। तो इसको एक ही काम आता है सोडा लाइम को, क्या, सोडा लाइम जब जब आएगा तो वहां पर एक ही काम करेगा, और वो काम क्या करेगा कि जो भी आपके पास कार्बोक्सिलिक अम्ल है, मतलब COOH है, इसको किसके रूप में बाहर निकाल देगा, CO2 के रूप में। मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल से CO2 को हटाने का काम ही कौन करता है, सोडा लाइम। तो सोडा लाइम सैलिसिलिक अम्ल है, तो इसमें CO2 हटा देगा। तो जैसे CO2 हटेगा तो देखिए यहाँ पर किस प्रकार की संरचना बन जाएगी, ये वाली बेंजीन वल्ले, यहाँ पर तो कौन अटैच है, OH, और जैसे CO2 हट गया तो यहाँ पर कौन रह जाएगा, केवल H। तो मतलब निर्माण किसका हो रहा है, फिनोल का निर्माण हो गया। इसका निर्माण हो जाएगा, फिनोल का निर्माण। तो देखिए यही तो है, उत्पाद कौन सा बनेगा, फिनोल। कैसे बनेगा, मैंने अभिक्रिया को एक्सप्लेन करके बता दिया। एक ही काम आता है सोडा लाइम को, कार्बोक्सिलिक अम्ल में से किसको बाहर निकाल देता है, CO2 गैस को बाहर कर देता है। नेक्स्ट देखिए, फ्रिस पुनर्विन्यास को समझाइए, ये भी इंपोर्टेंट है। पुनर्विन्यास होता है जिसको कौन सा बोलते हैं आप, फ्रिस पुनर्विन्यास है। तो किस प्रकार से फ्रिस पुनर्विन्यास होता है, कितनी स्टेप होती है, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो सबसे पहले देखिए फ्रिस पुनर्विन्यास की क्या स्टोरी है। तो देखिए यहाँ पर फ्रिस पुनर्विन्यास, फिनोल एसिटिल क्लोराइड से अभिक्रिया करके फेनिल एस्टर बनाता है। तो पहली स्टेप में तो क्या होगा, फिनोल किसके साथ अभिक्रिया करेगा, एसिटिल क्लोराइड। तो फिनोल की संरचना तो ये होती है, और एसिटिल क्लोराइड का मीनिंग क्या होता है, CH3 C+Cl, ये होता है एसिटाइल क्लोराइड। और फिनोल की संरचना ये वाली है। तो यहाँ से किस टाइप से अभिक्रिया होगी, ये देखिए, ये तो मैंने मेंशन कर दिया। ये तो क्या हो गया आपके पास फिनोल, और फिनोल की अभिक्रिया किसके साथ है, एसिटाइल क्लोराइड, CH3 C+Cl। इसी को क्या बोलते हो आप, एसिटाइल क्लोराइड। तो जब भी यहाँ से अभिक्रिया होगी तो कौन बाहर चला जाएगा, HCl बाहर चला जाएगा। तो देखिए यही तो मैंने मेंशन किया, रिमूवल किसका हो गया, HCl। ऑक्सीजन से कौन जुड़ जाएगा, कार्बन। तो देखो यही तो जुड़ा है, ऑक्सीजन से अटैच कौन हो गया, C, और C किससे बॉन्डेड है, डबल बॉन्ड और CH3 से। इसको क्या बोलते हो, फेनिल एसीटेट बोलते हो। क्या बोलते हो, फेनिल एसीटेट बोलते हो। एस्टर है, एस्टर का कैसे पता चल रहा है, C+OOR, C+OOR। तो यहाँ पर इसी को क्या बोलते हैं, एस्टर। और एस्टर का नोमेनक्लेचर कैसे करते हो, तो एस्टर के नोमेनक्लेचर में आपको ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन से जो भी समूह जुड़ा रहता है, अगर एल्किल समूह तो आप उसको एल्किल बोलो, अदरवाइज फेनिल समूह तो आप उसको क्या बोलना है, फेनिल। और जो भी रिमेनिंग रह गया वो कितने कार्बन उपस्थित है उसके कार्बोक्सिलिक अम्ल से बना है, तो उसके लास्ट में क्या लगा दो, 8 लगा दो। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन किससे जुड़ा था, फेनिल से। तो मैंने क्या बोल दिया इसको, फेनिल।
फिर देखिए जो रिमेनिंग रहेगा उसमें कितने कार्बन उपस्थित है, 1 और 2। 2 कार्बन का अम्ल कौन सा होता है, एसिटिक अम्ल। और एसिटिक अम्ल में मैंने क्या बोला था, क्या लगा दोगे लास्ट में इकट्ठा कर 8, तो क्या बन जाएगा, एसीटेट बन जाएगा। तो यहाँ पर निर्माण किसका हो गया, फेनिल एसीटेट का। ये तो फर्स्ट स्टेप है फ्रिस पुनर्विन्यास में। अब देखो आगे क्या होगा, जो यहाँ पर आपके पास फेनिल एसीटेट मतलब जो फेनिल एस्टर बना है, फेनिल एस्टर को निर्जल एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, बड़ा इंपॉर्टेंट है, किसकी उपस्थिति में होगा, निर्जल एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड के साथ नाइट्रोबेंजीन में गर्म करने पर पुनर्विन्यास होता है। इसी को क्या बोलते हो, फ्रिस पुनर्विन्यास बोलते हो। किस टाइप से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, तो यहाँ पर देखो मैं इसको अंडरस्टैंड करवा देता हूँ। औरतों पर भी क्या है, हाइड्रोजन उपस्थित है, और पैरा पर भी क्या उपस्थित है, हाइड्रोजन उपस्थित है। यहाँ पर कौन उत्प्रेरक का काम करेगा, निर्जल एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। ध्यान रखना है, ये निर्जल एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। साथ में उपस्थिति किसकी है, नाइट्रोबेंजीन की। तो ये मैंने मेंशन कर दिया नाइट्रोबेंजीन। इनके बिना फ्रिस पुनर्विन्यास संभव नहीं है। तो कंडीशन ध्यान रखनी पड़ेगी, जो भी फेनिल एसीटेट है वो उत्प्रेरक निर्जल एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, नाइट्रोबेंजीन की उपस्थिति, और साथ में क्या करती है, इसको गर्म करती हो। तो यहाँ पर देखो क्या सीन क्रिएट होगा, आपको तो एसिटाइल समूह को उठाना है, मतलब ये वाला यहाँ से ओसी बॉन्ड ब्रेक डाउन करना है, और यहाँ से कार्बन और हाइड्रोजन। अब आपको पता है कि जैसे ये वाला बंद टूटेगा तो ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता कार्बन से ज्यादा है, कार्बन पर कौन सा आएगा, प्लस, और जो भी ये आपके पास एस्टर है इसमें ऑर्थो और पैरा पर कौन सा आवेश रहता है, ऋणात्मक। तो कॉमन सेंस की बात है कि ये एसिटाइल समूह एक बार ऑर्थो पर जुड़ जाएगा और एक बार पैरा पर जुड़ जाएगा, और यहाँ से ऑर्थो पर जुड़ रहा है तो ऑर्थो वाला हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, और जब ये एसिटाइल पैरा पर जुड़ेगा तो पैरा वाला हाइड्रोजन किसके पास चला जाएगा, ऑक्सीजन के पास। तो देखो यही तो बना है, अगर ऑर्थो पर जुड़ रहा है तो ऑर्थो वाला हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन के पास चला गया। एसिटाइल ग्रुप को कहां पर जोड़ दिया मैंने, एसिटाइल ग्रुप को जोड़ दिया ऑर्थो पर। इसी टाइप से एसिटाइल कहां पर जुड़ सकता है, पैरा पर। क्यों, क्योंकि पैरा पर भी कौन सा आवेश रहता है, आंशिक ऋणावेश रहता है अनुनादी संरचना में। तो 2 उत्पाद बन जाएगी, ऑर्थो वाला और पैरा वाला। मुख्य कौन सा होता है, पैरा वाला उत्पाद क्या होता है, मुख्य होता है। बस कंडीशन ध्यान रखनी है, फिनोल की विक्रिया पहले एसिटिल क्लोराइड के साथ फेनिल एसीटेट बनेगा, और फेनिल एसीटेट का क्या करना है, निर्जल एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड के साथ नाइट्रोबेंजीन में क्या करते हैं, गर्म करते हैं, जिससे पुनर्विन्यास होगा, एक तो ऑर्थो बन जाएगा और एक पैरा बन जाएगा, और मुख्य कौन सा बन जाएगा, पैरा वाला। नेक्स्ट वाला सवाल देखिए, डाई एथिल ईथर का हेलोजनीकरण प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न कराने पर बनने वाले उत्पाद का नाम लिखिए। ये अपन ने जब ईथर का रिवीजन किया था उसी में बता दिया था, अगर अंधेरे में विक्रिया होती है तो केवल अल्फा वाले कार्बन से एक एक हाइड्रोजन हटाकर यहाँ पर एक एक हेलोजन लगा देती थी। लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में क्या करना है, डाई एथिल ईथर के सभी हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किससे करवा देना, हेलोजन से। तो यहाँ पर देखो जितने भी हाइड्रोजन है डाई एथिल ईथर में सबको मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, क्लोरीन से। और साथ में यहाँ पर कौन सा है, प्रकाश की उपस्थिति तो मतलब क्लोरीन को किसमें लेना पड़ेगा, आधिक्य में। तो यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाएगा, पर क्लोरो डाई एथिल ईथर हो जाएगा। रिवीजन क्लास में बता दिया, अगर जिसने भी रिवीजन क्लास नहीं देखी तो प्ले लिस्ट में जाकर देखिए 12th क्लास रिवीजन, और हिंदी माध्यम लिख रखा है तो वहां पर आपको ईथर का रिवीजन मिल जाएगा, उससे रिलेटेड वीडियो अपलोडेड है ऑलरेडी। नेक्स्ट देखिए, प्रोपीन के जल योजन से बनने वाले अल्कोहल का नाम लिखिए। प्रोपीन का मीनिंग क्या हो गया, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2। जल योजना मतलब यहाँ पर किसका योग करवाना है, जल का योग। और जल का योग क्यों होगा, क्योंकि हमेशा ध्यान रखना बहुबंध है वो किसके लिए उत्तरदायी होता है, योगात्मक अभिक्रिया के लिए। और योगात्मक अभिक्रियाओं में क्या करते हो, एक पाई बंध को तोड़ते हो और 2 नए सिग्मा बंध का निर्माण करते हो। तो यहाँ से देखिए, अगर इस वाले पाई बंध को तोड़ दिया तो देखो दोनों के बीच में क्या बन गया, एकल बंध बन गया। और यहाँ पर क्या बनाना है, मेरे को 2 नए सिग्मा बंध का निर्माण करना है। तो यहाँ पर ये वाला किसकी उपस्थिति में होता है, तनु अम्ल की उपस्थिति में होता है। जो भी आप जलयोजन करवाते हो एल्कीन पर किसकी उपस्थिति में होता है, तनु अम्ल की उपस्थिति में संपन्न होता है। तो यहाँ पर देखिए किसके अनुसार होता है, मार्कोनिकोव नियम के अनुसार होता है। बस ये ध्यान रखना है, एल्कीन के ऊपर जलयोजन कौन से नियम के अनुसार होता है, मार्कोनिकोव नियम के अनुसार। और मार्कोनिकोव नियम के अनुसार क्या होता है कि जो भी नाभिक स्नेही है, तो जल में नाभिक स्नेह कौन सा हो जाएगा, OH-, कौन से कार्बन पर जुड़ेगा, उस द्विव आबंध वाले कार्बन पर जुड़ेगा जिसके पास हाइड्रोजन परमाणु की संख्या न्यूनतम हो। तो ये देखो द्विबंध वाला कार्बन, ये इस वाले द्विबंध वाले कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन है, और इस द्विबंध वाले कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है। तो जो नाभिक स्नेह कहां पर जुड़ेगा, मार्कोनिकोव के अनुसार उस द्विबंध वाले कार्बन से जुड़ेगा जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो किससे जुड़ेगा, OH इधर जुड़ जाएगा तो H किधर जुड़ जाएगा, इस साइड जुड़ जाएगा। यही किया है देखो यहाँ पर, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड को किसमें कन्वर्ट कर दिया, सिंगल बॉन्ड में। आगे कौन है, CH2।
अब हाइड्रोजन CH2 से जुड़ेगा तो क्या बन गया CH3 और इस वाले CN से क्या जुड़ जाएगा OH, मतलब नाभिक स्नेह जुड़ जाएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, बुओ ब्लांक अपचयन क्या है? तो अभी मैं आपको बताकर आया हूं बुओ ब्लांक अपचयन में आपको एक ही बात ध्यान रखनी है, चाहे से एल्डिहाइड हो, चाहे से कीटोन हो, चाहे से एस्टर हो, चाहे से नाइट्राइल हो, मींस साइनाइड हो, कोई भी आ सकता है तीनों में से। एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, एस्टर हो या फिर साइनाइड हो, इनका जो अपचयन किसकी उपस्थिति में करवा देते हो? सोडियम और इथेनॉल की उपस्थिति में करवा देती हो, तो इसी को क्या बोलते हो? बुओ ब्लांक अपचयन कहते हो। तो डायरेक्ट ध्यान रखना, बुओ ब्लांक अपचयन का मतलब क्या? एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर तथा साइनाइड का अपचयन सोडियम इथेनॉल के साथ कराने पर इसको क्या बोलते हो? बुओ ब्लांक अपचयन बोलते हो। नेक्स्ट देखिए, एल्कोहल से एल्केन कैसे प्राप्त करोगे? मतलब एल्कोहल और उस एल्कोहल से क्या बनाना है? एल्केन बनाना है। तो एक बार याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको एल्कोहल हो, चाहे से एल्डिहाइड हो, चाहे से कीटोन हो, उसको किसमें परिवर्तित करना है? आपको एल्केन में परिवर्तित करना है। किसमें परिवर्तित करना है? एल्केन में परिवर्तित करना है। तो इसके विक्रिया किसके साथ करवा देना आप? हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, और साथ में क्या रखना? आपको लाल फोस्फोरस रखना है। कौन सा फोस्फोरस रखना है? रेड फोस्फोरस रखना है। तो यहां से किस प्रकार से विक्रिया बन जाएगी? तो ये देखना, HI, तो यहां पर आयोडाइड कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था में? -1 में। तो इसका खुद का तो क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। तो ऑक्सीकरण होने पर परिवर्तित किसमें हो जाएगा? H2 में। और यहां से ये एल्केन कब बनेगा? जब ऑक्सीजन हटेगा। और ऑक्सीजन किस रूप में जाएगा? जल के रूप में। तो मतलब सह उत्पाद कौन सा बन जाएगा? H2O बन जाएगा। तो यहां से देखिए कितना ऑक्सीजन को रिमूव करना, आपको एक ऑक्सीजन हटाना है। और एक ऑक्सीजन के लिए कितने हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट? 2 की। और अभिकर्मक कौन सा? हाइड्रोजन आयोडाइड। तो देखो कितने मोल ले लिए मैंने? 2 मोल ले लिए। तो यहाँ से ये दोनों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये तो किस रूप में चलेगी? जल के रूप में चलेगी। और 2 आयोडाइड है, वो आयोडीन का अस्तित्व किस रूप में होता है? I2 के रूप में। तो ये देखिए आयोडाइड किस में चला गया? आयोडीन में। और R से कौन जुड़ जाएगा? H। तो किसका निर्माण हो गया? एल्केन का निर्माण हो गया। नेक्स्ट देखिए, फोस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड व फिनोल के विक्रिया से बनने वाले उत्पाद का नाम लिखिए। मतलब आपको ये बताना है कि अगर इनके विक्रिया होती है तो कौन सा उत्पाद का निर्माण होता है। तो पहले तो ये देखिए कि एक्चुअल में ये विक्रिया है वो किस प्रकार से संपन्न होगी। तो पहला तो क्या बोला इसने? फोस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। फोस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, इसकी विक्रिया करवानी है फिनोल के साथ। तो विक्रिया बिल्कुल इजी है। किस प्रकार से विक्रिया होगी देखना एक बार। तो पहले तो मैं फोस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड की संरचना बताता हूं आपको। ये संरचना होती है आपके फोस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड की। अच्छे से देखना संरचना को। P डबल बॉन्ड O Cl Cl Cl, ये किसकी संरचना है? फोस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। अब इसकी विक्रिया करवानी है फिनोल के साथ। और फिनोल की संरचना को इजीली देखिए। फिनोल की संरचना में एक्चुअल में क्या होता है? ये होता है फिनोल की संरचना में बेंजीन वल्ले, और बेंजीन वल्ले से क्या जुड़ा रहता है? आपका हाइड्रोक्सिल समूह मीनिंग OH। अब यहाँ पर देखिए कॉमन सेंस की बात है, फोस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड में कितने क्लोरीन उपस्थित है? 3। तो यहाँ पर फिनोल की कितने मोल की आवश्यकता होगी? 3 मोल की आवश्यकता होगी। तो ये लीजिए मैंने फिनोल का बना दिया दूसरा मोल, और यहाँ पर फिनोल का कौन सा बना दिया मैंने? तीसरा मोल बना दिया। फिनोल का मीनिंग क्या होता है? एरोमेटिक वल्ले से हाइड्रोक्सिल समूह। अब यहाँ से आपको क्या करना है? इस वाली विक्रिया में जो ये वाला फिनोल का हाइड्रोजन, और यहाँ से कौन चला जाएगा? क्लोरीन। तो ये देखिए ये सीन क्रिएट हो जाएगा। मीनिंग ऐसे फोस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड से 3 क्लोरीन और फिनोल से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। तो निर्माण किसका होगा यहाँ पर? तो ये देखिए निर्माण किसका हो जाएगा? इधर तो देखो ये तो सेम है, P डबल बॉन्ड O, इसमें तो कोई चेंज हुआ है नहीं। अब यहाँ पर देखो किससे अटैच हो जाएगा? क्लोरीन और हाइड्रोजन चला के मीनिंग फोस्फोरस किससे अटैच होगा? ऑक्सीजन से। तो इस प्रकार से कितने यहाँ पर अटैच हो जाएंगे? 3 अटैच हो जाएंगे। और अटैचमेंट किसके थ्रू होगा? ऑक्सीजन के थ्रू अटैचमेंट होगा। तो ये लीजिए मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन आगे किससे अटैच है? फेनिल से अटैच है, मीनिंग C6H5। सेम कहानी यहाँ पर है। यहाँ पर ये भी आगे किससे अटैच हो जाएगा? आपके फेनिल वल्ले से अटैच हो जाएगा। तो ये मैंने फेनिल वल्ले, ये भी ऑक्सीजन के थ्रू किससे अटैच हो जाएगा? फेनिल वल्ले से अटैच हो जाएगा। तो ये लीजिए मैंने यहाँ पर भी इसको किससे अटैच कर दिया? फेनिल वल्ले से। अब यहाँ पर अगर आप इसको देखते हो तो यहाँ पर स्ट्रक्चर किस टाइप से दिख रही है आपको? PO4-3 मीनिंग फोस्फेट का निर्माण हो रहा है। देखिए P डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। जब भी ये बंद तोड़ोगे तो ऑक्सीजन अधिक विद्युत ऋणी है, तो इधर भी -1 तो क्या बन जाएगा? PO4, और कितना आवेश आ जाएगा? -3। तो ये तो क्या हो गया? फोस्फेट। और इस वाली रिंग को क्या बोलते हो? फेनिल वल्ले बोलते हो।
इसको कौन सी बोलते हो? फेनिल। कितने फेनिल है? 3, 1 2 3। तो इस उत्पाद का नाम क्या हो जाएगा? ट्राइफेनिल। उत्पाद का नाम क्या हो जाएगा? ट्राइफेनिल। और ये किस फॉर्म में है? PO4-3 की फॉर्म में। तो मतलब इसको क्या बोलते हो? फॉस्फेट बोलते हो। तो यहाँ पर उत्पाद पूछा था आपसे, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड की अभिक्रिया फिनोल के साथ संपन्न कराने पर उत्पाद क्या बनेगा? ट्राइफेनिल फॉस्फेट बनता है। तो देखो यही तो आंसर मेंशन कर रखा है। उत्पाद कौन सा बन रहा है आपके पास? उत्पाद बन रहा है ट्राइफेनिल फॉस्फेट का निर्माण हो रहा है। किस प्रकार से अभिक्रिया हुई है ये मैंने आपको डिटेल के अंदर अंडरस्टैंड करवा दिया। नेक्स्ट वाला देखिए अब इसके बाद में, डफ अभिक्रिया में प्राप्त उत्पाद का नाम लिखिए। मतलब जो भी डफ अभिक्रिया है इसमें कौन सा उत्पाद बनता है उसका नाम लिखना है। तो यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट के अंदर बता देता हूं डफ अभिक्रिया में एक्चुअल में क्या होता था। तो डफ अभिक्रिया में देखो फिनोल की अभिक्रिया किसके साथ ही? यूरोट्रोपिन से दुर्बल अम्लीय माध्यम में अभिक्रिया करके सेलिसिल एल्डिहाइड का निर्माण होता है। तो किसका निर्माण होता है? सेलिसिल एल्डिहाइड का निर्माण। तो यहां पर आप डायरेक्ट याद रख सकते हो कि डफ अभिक्रिया का जो अंतिम उत्पाद होता है वो क्या होता है? सेलिसिल एल्डिहाइड, मीनिंग OH, और OH की ऑर्थो पोजीशन पर क्या रहेगा? CHO। इसी को आप क्या बोलते हो? सेलिसिल एल्डिहाइड बोलते हो। इसी को क्या बोलते हो? सेलिसिल एल्डिहाइड बोलते हो। तो इसका निर्माण होता है कब होगा? जब फिनोल अभिक्रिया किसके साथ करेगा? यूरोट्रोपिन के साथ करेगा। किसके साथ करेगा? यूरोट्रोपिन के साथ। नेक्स्ट देखिए, यूरोट्रोपिन का मीनिंग भी समझा देता हूं। यूरोट्रोपिन का मीनिंग है हेक्सामिथाइलिन टेट्राएमिन। CH2 को मिथाइलिन बोलते हैं। हेक्सा के लिए कितना आ गया? 6 आ गया। और टेट्राएमिन मीनिंग नाइट्रोजन का नंबर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो यूरोट्रोपिन का मीनिंग क्या है? CH2 6N4। इसी को क्या बोलते हो? यूरोट्रोपिन बोलते हो। फिनोल की अभिक्रिया यूरोट्रोपिन के साथ है, दुर्बल अम्लीय माध्यम है, मतलब बोरिक अम्ल का यूज कर सकते हो। तो किसका निर्माण होता है? सेलिसिल एल्डिहाइड। और इसी को कौन सी अभिक्रिया बोलते हो? डफ अभिक्रिया बोलते हो। नेक्स्ट देखिए, क्या होता है जब सोडियम फिनॉक्साइड की अभिक्रिया CO2 से करवाते और प्राप्त उत्पाद का अम्लीकरण करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सोडियम फिनॉक्साइड की बात की अगले ने। तो सोडियम फिनॉक्साइड का मीनिंग क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए ये O- तो फिनॉक्साइड होता है, सोडियम बोला तो क्या लगा दिया? Na+ लगा दिया। अभिक्रिया किसके साथ है? CO2 के साथ। और कार्बन डाइऑक्साइड की ये टाइप की संरचना होती है C डबल बॉन्ड O। तो यहाँ पर नेगेटिव है तो किस पर अटैक करेगा? कार्बन पर। ये वाला बॉन्ड कहां पर शिफ्ट हो जाएगा? ऑक्सीजन पर। तो देखो अभिक्रिया में क्या सीन चलेगा? ये वाला ने कार्बन पर अटैक किया, ये कहां पर शिफ्ट हो गया? ऑक्सीजन पर। तो यहाँ पर क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिल रहा है एक बार देखना इसको वापिस से। क्योंकि जो फिनॉक्साइड है उस वाले फिनॉक्साइड में एक्चुअल में क्या होता है कि जब भी इसकी अनुनादी संरचना बनेगी, कौन सी बोल रहा हूं? अनुनादी संरचना बनेगी, तो और तो और पैरा स्थिति पर कौन सा आवेश आएगा? आंशिक ऋणावेश आ जाएगा। कौन सी स्थिति पर? और तो और पैरा स्थिति पर। और यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जब भी सोडियम फिनॉक्साइड है CO2 के साथ अभिक्रिया करता है तो इसको कोल्बे अभिक्रिया कहती है। और कोल्बे अभिक्रिया एक नाम अभिक्रिया, तो इसमें उत्पाद फिक्स होता है। कौन सी स्थिति आक्रमण करेगी? ऑर्थो वाले। तो यहां से क्या सीन क्रिएट होगा? ऑर्थो का जो आंशिक ऋणावेश आक्रमण करेगा कार्बन पर, और ये वाला बंध कहां पर शिफ्ट हो जाएगा? ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या सीन बन जाएगा? ऑर्थो स्थिति से कौन जुड़ जाएगा? C डबल बॉन्ड हो तो एजिट है, और यहां पर क्या आ गया? O-। और यहां पर क्या उपस्थित है आपके पास? OH में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहां पर इसका क्या करवा रहा है? अम्लीकरण, मतलब अम्लीय माध्यम। तो इस वाले ऑक्सीजन जो नेगेटिव है इसको कौन कवर कर लेगा? प्रोटॉन कवर कर लेगा। तो यहां पर देखिए निर्माण किसका हो जाएगा आपके पास? ये लीजिए, ये तो OH एजिट है, और ऑर्थो पर कौन आ जाएगा? COOH। और इस प्रकार की संरचना को क्या बोलते हो? सेलिसिलिक अम्ल बोलते हो। तो मतलब कोल्बे अभिक्रिया में उत्पाद किसका निर्माण होता है? सेलिसिलिक अम्ल का निर्माण होता है। कैसे अभिक्रिया होती है ये मैंने आपको अंडरस्टैंड करवा दिया। यहाँ पर ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन कैसे आ गया? मैकेनिज्म देखना। यहाँ पर क्या उपस्थित रहेगा? ऑर्थो पर हाइड्रोजन भी उपस्थित रहेगा। तो जैसे ही ये अभिक्रिया में यहाँ पर आक्रमण करेगा, ये वाले हाइड्रोजन का माइग्रेशन कहां पर हो जाएगा? ऑक्सीजन पर। तो यहाँ पर ऑक्सीजन को कवर करके क्या बन जाएगा? OH बन जाएगा। और जब भी अम्लीकरण कराओगे तो इस वाले O- को कौन कवर कर लेगा? H। तो यहाँ पर किसका निर्माण हो जाएगा? सेलिसिलिक अम्ल का। तो देखो इसका आंसर क्या जाएगा? इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? कोल्बे अभिक्रिया। और इसमें उत्पाद कौन सा बनता है? सेलिसिलिक अम्ल। कोल्बे अभिक्रिया में हमेशा याद रखिए ऑर्थो स्थिति से क्या होता है? आक्रमण होता है। नेक्स्ट देखिए, फिनोल की एसीटोन के साथ संघनन से प्राप्त उत्पाद का नाम लिखिए। तो ये इंपोर्टेंट, इसको क्या बोलते हो? बिसफिनोल ए बनता है। कैसे बनता है वो मैं आपको यहाँ रिएक्शन से अंडरस्टैंड करवा देता हूँ। एसीटोन, तो पहली बात तो एसीटोन देखिए क्या होता है। एसीटोन की संरचना ये होती है CH3 C डबल बॉन्ड O
CH3, ये क्या होता है आपके पास एसीटोन होता है। CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3 एसीटोन। अब अभिक्रिया किसके साथ है? फिनोल के साथ है। और आपको पता है कि फिनोल है, यहाँ से कौन जाएगा? ऑक्सीजन जाएगा। फिनोल में एक्चुअल में क्या होता है ये देखिए, जब भी ये एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जब भी संघनन अभिक्रिया होती है तो उस वाली स्थिति में फिनोल की पैरा स्थिति का जो हाइड्रोजन है वो कैसा होता है? अत्यधिक क्रियाशील होता है। तो यहाँ पर देखिए मैं 2 फिनोल बनाता हूं। पहला वाला फिनोल देखिए यहाँ पर, ये लीजिए मैंने यहाँ पर मेंशन किया है फर्स्ट वाला फिनोल। फिनोल में क्या होता है? एरोमेटिक वल्ले से OH और पैरा स्थिति का जब जब संघनन अभिक्रिया होगी फिनोल की कौन सी स्थिति का हाइड्रोजन भाग लेगा? हमेशा पैरा स्थिति का। अब आपको इजीली पता कि ये तो पहला वाला फिनोल हो गया। एक और फिनोल बनाइए, तो ये लीजिए यहाँ पर मैं ड्रॉ कर देता हूँ सेकेंड वाला फिनोल, और इसका भी कौन सा हाइड्रोजन में शो कर देता हूँ? पैरा वाला, क्योंकि संघनन अभिक्रिया में यही भाग लेगा। तो देखो क्या सीन बन जाएगा यहाँ से संघनन अभिक्रिया में, एसीटोन से तो ऑक्सीजन और फिनोल के दोनों फिनोल के पैरा वाले एक एक हाइड्रोजन और बाहर निकल जाएंगे। निर्जलीकरण होगा। निर्जलीकरण जनरली किसकी उपस्थिति में होता है? सांद्र H2SO4। ये लिखना इंपॉर्टेंट है। जब जब सांद्र H2SO4 आएगा तो जल का अणु निकलने के चांसेज है, तो जल का अणु को क्या करता है? बाहर निकाल देता है। सांद्र H2SO4 कौन से अणु को बाहर निकाल दिया? जल के अणु को। तो क्या बोल दिया? H2। अब यहाँ पर देखिए निर्माण किसका हो जाएगा? निर्माण के अंदर अच्छे से देखना इसको, ये वाला फिनोल था, फिनोल के पास OH था, पैरा पोजीशन से किसको उठाया था आपने? हाइड्रोजन को, और बंद किससे बना लेगा? कार्बन से। तो ये लीजिए कार्बन, और इस वाले कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है? CH3, और इधर भी कौन है? CH3। सेम बात देखिए, यहाँ से भी पैरा हाइड्रोजन हट जाएगा तो यहाँ से भी बंद कौन बना लेगा? फिनोल बना लेगा। तो ये लीजिए इस प्रकार से उत्पाद का निर्माण हो जाएगा। अब इस वाले उत्पाद का नामकरण क्या होगा? तो देखो यहाँ पर कितने फिनोल है? 2 को आप क्या बोल सकते हो? 20 बोल सकते हो। तो यहाँ पर देखो पहली बात तो 2 फिनोल है, तो क्या बोला मैंने? 20 फिनोल। फिर इसका संघनन किसके साथ हुआ है? एसीटोन के साथ। तो एसीटोन को किससे प्रदर्शित कर दिया मैंने? ए से प्रदर्शित कर दिया। ए का मतलब क्या? एसीटोन। तो उत्पाद का नामकरण नाम क्या होगा? बिसफिनोल ए। बिस का मीनिंग 2। कितने फिनोल उपस्थित है उत्पाद में? 2। और किसके साथ संघनन हुआ है? एसीटोन के साथ। तो ए से किसको रिप्रेजेंट कर दिया? एसीटोन को। तो यहाँ पर निर्माण किसका हो गया? संघनन अभिक्रिया में हमेशा ध्यान रखेंगे फिनोल की पैरा स्थिति का हाइड्रोजन क्या होता है? अत्यधिक सक्रिय होता है, तो वही भाग लेता है संघनन अभिक्रिया में। तो उत्पाद कौन सा बन गया? बिसफिनोल ए का निर्माण हो गया। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए अब इसके बाद में, द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल व मेथिल एन प्रोपिल ईथर का IUPAC नाम तथा संरचना सूत्र लिखिए। तो यहाँ पर देखिए पहला तो क्या बोल रहा है? द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल। अब ये देखो साधारण नाम दिया हुआ है आपको। द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल कौन सा नाम है? साधारण नाम। तो आप इसका नामकरण कैसे कर सकते हो? ब्यूटिल। ब्यूटिल का मीनिंग कितने कार्बन होंगे? 4। पहली बात तो ये समझ लीजिए, ब्यूटिल का मीनिंग कितने कार्बन हो गए? 4। फिर क्या बोल रहा है? द्वितीयक मतलब जो भी एल्कोहल है जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो वाला कार्बन कितने कार्बन से सीधे बंध बनाएगा? 2 से। देखो इजीली संरचना बन जाएगी। 4 कार्बन बना दीजिए, 1 2 3 4। और एल्कोहल को आपको उस जगह जोड़ना है जहां पर हाइड्रोक्सिल समूह जोड़ने पर वो वाला कार्बन परमाणु आगे जाकर 2 कार्बन परमाणु से बंध बनाए। तो आपने क्या किया? सेकेंड वाले कार्बन से क्या जोड़ दिया? OH। तो देखिए हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो आगे चलकर कितने कार्बन से बंध बना रहा है? 2 से। तो मतलब यहाँ पर कौन सा हो गया? द्वितीयक हो गया। कितने कार्बन परमाणु उपस्थित है? 4। 4 को क्या बोल दिया? ब्यूटिल। और ये वाला कौन सा हो गया? द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल। IUPAC नामकरण की बात करेंगे तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन कीजिए। तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कौन सी होगी? ये वाली। इसके बाद में आप क्या करते हो? नंबरिंग करते हो। नंबरिंग किस साइड से करते हो? नंबरिंग हमेशा उस साइड से आप प्रदान करते हो जिस साइड से मुख्य क्रियात्मक समूह को कम से कम नंबर मिले। तो यहां से देखो अगर इस साइड से नंबरिंग करती है तो 1 2 3 नंबर पर आ रहा है। इस साइड से नंबरिंग करोगे तो 1 और 2 नंबर पर। तो इसी साइड से नंबरिंग करोगे। तो यहाँ पर देखो 4 कार्बन के लिए तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। और एल्कोहल कितने पर आ रहा है? 2 पर। और एल्कोहल के लिए सफिक्स या अनुलग्न क्या होता है? ओल होता है। तो नाम क्या हो जाएगा इसका? ब्यूटेन 2 ओल हो जाएगा। ये देखिए ब्यूटेन 2 ओल हो गया। नेक्स्ट वाला देखिए, मेथिल एन प्रोपिल ईथर। अब ईथर आ गया तो आपको ये पता रखना है कि ईथर के अंदर ऑक्सीजन क्रियात्मक समूह होता है और ऑक्सीजन के दोनों तरफ कौन जुड़ा रहता है? आपके एल्किल समूह है। अब इसने नाम बोल दिया, एक तो कौन सा बोल दिया? मेथिल। तो मेथिल कौन सा समूह होता है? CH3 होता है। दूसरा वाला कौन सा? एन प्रोपिल ईथर। एन का मतलब नॉर्मल, मतलब शाखा नहीं निकली है। प्रोपिल का मतलब कितना हो गया? 3 कार्बन। तो इधर 3 कार्बन लगा दीजिए। CH2 CH3। तो ये मेथिल हो गया। एन प्रोपिल, ये क्या हो गया? ईथर। अब इसका क्या पूछा है? IUPAC नामकरण। और मैंने सिखाया था ईथर का जब भी रिवीजन करवाया था, क्या ऑक्सीजन के साथ जो छोटा एल्किल समूह मिलकर क्या बना लेता है? एल्कोक्सी।
तो ऑक्सीजन के साथ मिथाइल जुड़कर क्या बना लेगा, मिथॉक्सी, और साथ में कितने कार्बन की चेन उपस्थित है, 3 की, 3 को क्या बोलते हो, एल्केन, नाम क्या हो जाएगा, 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। तो ये देखिए मिथॉक्सी प्रोपेन बोल दो, अदरवाइज 1 मिथॉक्सी प्रोपेन, दोनों सही है। नेक्स्ट देखिए क्या होता है जब फिनोल सांद्र एस्टोसोपोर आ गया, मतलब ये क्या करेगा, जल के अणु को बाहर निकालेगा, मतलब निर्जलीकरण करेगा। तो क्या होता है जब फिनोल सांद्र एस्टोसोपोर की उपस्थिति में थैलिक एनहाइड्राइड से अभिक्रिया करता है। तो थैलिक एनहाइड्राइड क्या होता है, इसकी संरचना बता देता हूं मैं आपको। थैलिक एनहाइड्राइड की संरचना ये होती है C+O और यहाँ पर क्या आता है आपका ऑक्सीजन, सेम थिंग यहाँ पर C+O और ये भी किससे कनेक्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन से। ये होता है आपके पास थैलिक एनहाइड्राइड। अभिक्रिया किसके साथ करवानी है, फिनोल, सेम टू सेम एसीटोन वाला केस है। कितने फिनोल लेने पड़ेंगे आपको, 2 फिनोल लेने पड़ेंगे। तो ये लीजिए मैंने ले लिया यहाँ पर पहला वाला फिनोल, पैरा पोजीशन यहाँ पर सक्रिय होती है, और ये यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया दूसरा वाला फिनोल। इसकी भी कौन सी स्थिति, पैरा स्थिति वाला हाइड्रोजन। अभिकर्मक कौन सा दिया आपको, सांद्र एस्टोसोपोर। तो ये लीजिए मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया सांद्र H2SO4। वापिस से वही कहानी बनेगी, सांद्र एस्टोसोपोर आएगा तो कौन बाहर चला जाएगा, जल का अणु। तो यहाँ से देखो ऑक्सीजन, और यहां से कौन चला गया, 2 हाइड्रोजन, बाहर कौन चला गया, -H2O। और यहां से क्या करना है, इस वाले कार्बन से सिंगल बॉन्ड से कौन जुड़ जाएगा, आपके पैरा पोजीशन वाला हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो हट गया, मीनिंग पैरा पोजीशन वाला कार्बन, और इधर भी कौन जुड़ जाएगा, पैरा पोजीशन वाला कार्बन। जो यहाँ पर उत्पाद की संरचना बनेगी उसी को क्या बोलते हो, फिनोप्थिलीन बोलते हो। तो यहाँ पर सूचक है जो अभिक्रिया के संपूर्ण होने की जानकारी देता है। तो मतलब किसका निर्माण होता है, सूचक फिनोप्थिलीन का निर्माण होता है। कब, जब फिनोल की अभिक्रिया सांद्र एस्टोसोपोर की उपस्थिति में थैलिक एनहाइड्राइड के साथ संपन्न की जाती है। नेक्स्ट वाले जो दोनों सवाल है वो एक्चुअल के अंदर डिलीट हो चुकी है, लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए आप इसको लर्न कर सकते हो। परिशोधित स्पिरिट में एल्कोहल का प्रतिशत कितना होता है, जो परिशोधित स्पिरिट है, एल्कोहल है, उसमें परिशोधित स्पिरिट में एल्कोहल का प्रतिशत। तो ध्यान रखना है 95.6% तो क्या होता है, इथेनॉल होता है, और शेष जो रह गया 4.4% क्या होता है, जल होता है। तो डायरेक्ट इसको लर्न करना है। परिशोधित स्पिरिट में अल्कोहल कितना प्रतिशत है, 95.6, और जल कितना होता है, 4.4। नेक्स्ट वाला देखिए परिशुद्ध एल्कोहल। परिशुद्ध एल्कोहल का मतलब क्या, 100% शुद्ध एल्कोहल से। तो परिशुद्ध एल्कोहल क्या है, तो 100% जो शुद्ध एल्कोहल है ना, उसी को क्या बोलते हो, परिशुद्ध एल्कोहल। तो परिशुद्ध एल्कोहल का मतलब तो क्या हो गया, 100% शुद्ध एल्कोहल तो हो गया परिशुद्ध। परिशोधित में क्या ध्यान रखना है, 95.6 तो 1% इथेनॉल होता है, और 4.4% क्या होता है, जल होता है। तो यहाँ पर आकर अपने एल्कोहल, फिनोल और ईथर इस वाले चैप्टर के कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसका अपने सॉल्यूशन के साथ इसको टोटल सोल्व कर लिया। अगर वीडियो में कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी है उसको जरूर बजा दीजिए। जैसे नया वीडियो अपलोड होगा उसकी तुरंत सूचना आपके पास आ जाएगी। और चैनल को अपने ज्यादा से ज्यादा क्लासमेट और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।